चलिए दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे बिहार एसएससी जी के क्लास नंबर 17 या 17 जी 18 होगा। चलिए चलते हैं। पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां, इसमें से प्रत्येक 5 सदस्य द्वारा संचालित होता था। मेगास्थनीज ने कौटिल्य का वर्णन नहीं किया। अब आगे चाणक्य यानी कि कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त। चाणक्य के बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। इनके पिता चाणक्य थे। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों तथा 180 प्रकरणों में विभक्त है। इसके अनुसार राज्य के 7 अंग बताए गए हैं: स्वामी, राजा, अमात्य, मित्र, सेना, कोष, दुर्ग और जनपद। डॉक्टर श्याम शास्त्री ने सर्वप्रथम 1909 में इसे प्रकाशित किया था। अब आगे आपका कौटिल्य के अनुसार पुराणों में चंद्रगुप्त को श्रेष्ठ ब्राह्मण या द्विज सर्व बताया गया है। आगे कौटिल्य के अनुसार राजा यानी कि धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालक होता था। कौटिल्य ने बुद्ध के मामले में नैतिकता को गौण माना है। बिंदुसार 298 से 273 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था बिंदुसार गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। बिंदुसार अमित्रघात के नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक, यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला। अब आ गया बिंदुसार के अन्य नाम क्या हैं? भद्रसार वायु पुराण के अनुसार, अमित्रोचेटस यूनानी लेखक के अनुसार, सिंहसेन जैन ग्रंथ के अनुसार, अलिट्रोडेकस एस्ट्रेबो के अनुसार, बिंदुपाल चीनी विवरण के अनुसार। अब आगे आपका वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कौन? बिंदुसार। कहता है कि दिव्यवादन के अनुसार जो है बिंदुसार के शासनकाल के लिए उसके अशोक व सुसीम को भेजा था। दिव्यवादन के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसमें शांत करने के लिए अशोक सुसीम को भेजा था। एस्ट्रोबो के अनुसार बिंदुसार के दरबार में सिरिया नरेश एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को अपना राजदूत बना करके भेजा था। अब आगे है आपका अशोक। फिर आगे आपका मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। टॉलमी द्वितीय ने डायनेसियस को अपना दूत बना करके बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने का अनुरोध किया था। बिंदुसार ने प्रारंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था, परंतु बाद में क्या हुआ कि खल्लाटक प्रधानमंत्री बना। तिब्बती लामा तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। कौन है? तारानाथ ने, तिब्बती लामा था। अब आगे अशोक 273 से 232 ईस्वी पूर्व। आगे है बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक शासक बना, जो मौर्य राजाओं में सबसे महान हुआ। अशोक 273 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा था, किंतु उसका राज्याभिषेक 4 वर्ष बाद 269 ईस्वी पूर्व में हो सका। कहता है कि अशोक की माता सुभद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक शासक बनने से पहले जो तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले यह उज्जैन का भी गवर्नर रह चुका था। कौन? अशोक। कहता कि असंगमित्रा एवं कारुबाकी अशोक की पत्नियां थीं। अशोक के अभिलेखों में कारुबाकी एवं उसके पुत्र तीवर का उल्लेख किया गया है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यवादन में के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। नागदेव अशोक की एक अन्य पत्नियां थी। नागदेवी जो थी अशोक की एक अन्य पत्नियां थी, जिससे उत्पन्न पुत्र थे महेंद्र एवं संगमित्रा। अशोक के अभिलेखों में उसे देवान प्रिय या देवताओं में प्रिय एवं प्रियदर्शी कहा गया है। अब आगे जान लेते हैं अशोक के अन्य नाम क्या हैं। पुराण अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। गिरनार अभिलेख में अशोक मौर्य कहा गया है। बाबरू शिलालेख में प्रियदर्शी कहा गया है। लौंज मगध मास्की में कहा गया है तथा गुर्जरा में नेट्टूर एवं उदय गोलाम में कहा गया है। अभिलेख में अशोक नाम मिलता है। आगे चलते हैं।
अब आगे आपका केमिस्ट्री। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यानी कि जान रहे थे, इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है या काटते हैं उसे हम ऑर्बिट कहते हैं, कक्षा कहते हैं, यानी कि और उसकी जो उप कक्षाएँ होती है उसको हम सब सेल कहते हैं, सेल कहते हैं। आप कहते हैं ऑर्बिट को के एल एम एन ओ पी आदि में निरूपित किया जाता है कक्षा को। बोरबेरी योजना क्या है? कहते हैं बोरबेरी योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का वितरण किया जाता है। किसी कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां n एक कक्षा या सेल की संख्या है। सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 तथा ठीक उसी पहले वाले कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो सकती है। जैसे देने हैं के एल एम एन ओ पी क्यू, के में हो जाएगा आपका 2, 8, 18, 32, 50, 72 और 98। आगे चलते हैं। आगे आपका सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होगा। पोटेशियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल मतलब के में 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, 8 एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स तथा एम में 1 इलेक्ट्रॉन्स व्यवस्थित होंगे कक्षा में। उपकक्षा तथा सबसेल क्या है? प्रत्येक कक्षा या सेल में कई उपकक्षाएं या सबसेल होते हैं जिन्हें हम SPDF द्वारा निरूपित करते हैं। यहाँ जो दिया हुआ है अंदर में आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ठीक। बाहरी कक्षा में जिसे KLMN कहता है कि प्रत्येक उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्याएँ निश्चित होती है। S उपकक्षा में अधिक से अधिक 2, P में 6, D में 10, यानी कि SPDF 2, 6, 10 और 14। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वितरण किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इसको हम बोलते हैं पॉली का अपवर्जन नियम, यानी कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p10, 3p6, 2d10 ऐसे निकालते जाएंगे, ठीक है। अब कहता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सिर्फ ये जानना है जैसे कि हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान 2, हाइड्रोजन 1, द्रव्यमान 2, हीलियम 2, 4, लिथियम 3, 7, बेरिलियम Be 4, 9, बोरॉन B 5, 11, कार्बन C 6, 12, नाइट्रोजन 7, N 14, ऑक्सीजन O 8, 16, ठीक। आप कहता है कि आइसोटोप यानी कि समस्थानिक क्या है? तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उसको हम आइसोटोप्स बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। इस तरह के तत्वों को जो है रासायनिक तथा विभिन्न टेक्निक विधि द्वारा जो है अलग नहीं किया जा सकता है। हम अगले वीडियो में जानेंगे। अब आगे आपका संविधान। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो है यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित कोई संसद सदस्य यदि 10वीं अनुसूची के अधीन दल बदल के आधार पर संसद की सहायता के लिए आयोग घोषित कर दिया जाता है तो उसे मंत्री नहीं बनाया जाएगा, ठीक। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या है मंत्री का? मंत्री राष्ट्रपति के प्रति मतलब प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है? मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। राष्ट्रपति 3री अनुसूची के अनुसार मंत्रियों को पद या गोपनीयता का शपथ दिलाता है। यदि कोई मंत्री 6 माह तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब आगे मंत्री के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होता है, ठीक। आप कहता है कि मंत्रियों की श्रेणी, मंत्री जो आपका 3 प्रकार के होता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। आप जानते हैं कैबिनेट मंत्री क्या है? ऐसे मंत्री को कैबिनेट की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने एवं भाग लेने के अधिकार होता है। अनुच्छेद 352 के अनुसार जो है आपात की घोषणा के लिए सलाह प्रधानमंत्री के एवं कैबिनेट मंत्री मिलाकर देंगे तो जब आपातकाल लागू होगा, ठीक। अब आगे है राज्य मंत्री। ये कैबिनेट मंत्री के अधीन अंतर्गत आते हैं, काम करते हैं। इसके कार्य का आवंटन केंद्रीय मंत्री द्वारा किया जाता है। कुछ राज्य मंत्रियों को किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी मिलता है। ये आम मंत्री होने पर कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं। उप मंत्री ये 3रे स्तर के मंत्री होते हैं जिनका नीति निर्धारण में कहीं योगदान नहीं होता है। ये मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेता है। कौन? उप मंत्री। अब आगे भारत के प्रधानमंत्री। चलिए, भारत के पहला प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। कब से कब तक? 1947 से 64 तक। और
सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा, जवाहरलाल नेहरू का रहा। ठीक, कार्यकाल में मरने वाला, मतलब अपने कार्यकाल में मरने वाला यही थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अब आगे आपका दूसरा गुलजारी लाल नंदा 1946 से लेकर 1964 से लेकर 64 तक प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। ठीक, फिर आगे आप गया लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 66 तक, विदेश ताशकंद में इनका मृत्यु हो गया था। ठीक, अब आगे है गुलजारी लाल नंदा 1966 से 1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। फिर आगे है आपका इंदिरा गांधी 1966 से 77 तक प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही। आगे है मोरारजी देसाई 1977 से 79 तक सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, जो त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री भी रहे। आगे चलते हैं, आगे है आपका चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी संसद मतलब लोकसभा का सामना नहीं किया करने वाला प्रधानमंत्री बने, संसद में कभी नहीं गए। अब आगे है आपका इंदिरा गांधी, फिर आ गई इंदिरा गांधी, आ गई 1980 से 84 तक प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी हत्या हुई थी। आगे है आपका बीपी सिंह, नहीं राजीव गांधी आ गए, फिर राजीव गांधी आ गए आपका 1984 से 89, सबसे कम उम्र प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। आगे आपका फिर आ गए कौन, बीपी सिंह, फिर आ गए बीपी सिंह 1989 से 90 और विश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ने वाले प्रथम प्रधानमंत्री बने। अब आगे आपका चंद्रशेखर आ गए 1990 से 91, इसके बारे में इनके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। अब आ गए बीपी नरसिम्हा राव, ये रहे 1991 से 96 तक, पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, बाद में नायदाल लोकसभा सीट से जीते। फिर आगे आपका अटल बिहारी वाजपेयी 1996 से 96 तक रहे थे, न्यूनतम अवधि तक प्रधानमंत्री रहे थे। अब आगे आपका बायोलॉजी, इसके बारे में भी जान लेंगे। आप कहता है कि कार्बन 3 पादप, कहते हैं कार्बन 3 क्या है, पादप इसका पहला उत्पाद है, पादप का पहला उत्पाद है कार्बन 3। कार्बन यौगिक यानी कि 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल या काल्विन चक्र द्वारा बनता है। कार्बन 4 कहता है कि कार्बन 4 पादप क्या है, इसका पहला उत्पाद है। 4 कार्बन यौगिक यानी कि ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल यह हैच और एस्लैक चक्र द्वारा बनता है। आप कहता है कि आपका पादन हार्मोन्स यानी कि प्लांट्स हार्मोन्स क्या है, इसके बारे में जानेंगे। हार्मोन के बारे में जानेंगे। हार्मोन वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो अल्प मात्रा में जीवों में वृद्धि एवं उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, पौधे में इन्हें वृद्धि नियंत्रक एवं फाइटो हार्मोन या वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। मुख्य पादप हार्मोन जैसे कि ऑक्जिन्स, पहला है ऑक्जिन्स, यह मुख्य पादप हार्मोन है जो सर्वप्रथम घास के पौधे में पाया गया था। पौधे में पाए जाने वाले ऑक्जिन्स में इंडोल एसिटिक अम्ल जो है या नेप्थेलिनिएसिटिक अम्ल मुख्य है। अब आगे आपका मुख्य काम क्या है ऑक्जिन्स का। ऑक्जिन्स कोशिका दीर्घन, फल परिवर्धन और शीर्ष प्रभुत्व के लिए उत्तरदायी थे। ये कलमों में मूलोत्पत्ति, अनानास में पुष्प को बढ़ावा देते हैं और कालपूर्व फलों के गिरने और कली अंकुरण को रोकते हैं, यानी कि फूल को पत्ती को झड़ने या फूल को झड़ने से रोकते हैं कौन, ऑक्जिन्स हार्मोन। कुछ संश्लेषित ऑक्जिन्स 2,4-D या 2,4,5-T खरपतवार को मारने यानी कि हर्बिसाइड काम करते हैं और इनका उपयोग कृषि में होता है। किसका, 2,4,5 या 2,4-D का, 2,4,5-T या 2,4-D का। आगे चलते हैं, जिबरेलिन्स क्या है। इस वर्ग के हार्मोन की खोज जापानी वैज्ञानिक कुरसोबा के द्वारा किया गया था। धान की खेत में उन्होंने कुछ लंबे एवं पतले पौधे को देखा और इस बीमारी को बकाने रोग या मूर्ख नवोद्रिद रोग कहा। यह कवक जिब्रेला फ्यूजिकुराई, जिसे अब फ्यूजेरियम कहा जाता है, का संक्रमण था। आगे आपका मुख्य काम क्या है। यह आनुवांशिक रूप से छोटे पौधे और रोजेट पादपों के दीर्घकरण में सहायक होता है। यह प्रसुप्ति को दूर करने में, बीजों के अंकुरण में और निषेचन फल में तथा शीतोपचार का प्रतिस्थापन में सहायक होता है। यह लिंग अभिव्यक्ति, फल परिवर्धन, एंजाइम संश्लेषण, पुष्पन, पूजनता का विकास आदि का भी नियंत्रण करता है। कौन हार्मोन्स,
कौन हार्मोन अभी हम पढ़ रहे थे अब? जिब्रेलिन्स का काम। अब आगे हैं साइटोकाइनिन। यह हार्मोन की खोज मिलर ने किया था। साइटोकाइनिन की खोज किसने किया था? मिलर ने किया था। तथा लिथॉम ने इसका साइटोकाइनिन कहा, नाम दिया। मुख्य काम क्या है साइटोकाइनिन का? यह ऑक्जीन्स की सहायता से कोशिका विभाजन एवं कोशिका द्रव विभाजन में सहायक होते हैं। कौन? साइटोकाइनिन। यह जीर्णता में विलंब, प्रसुप्तों को दूर एवं पुष्पन का समारंभन भी करता है। साइटोकाइनिन शीर्ष प्रभुता का विरोध करता है एवं रंध्र खुले को बढ़ावा देता है। एब्सिसिक एसिड क्या है? कहता है कि एडिकोड एवं सहयोगियों ने कपास में इस हार्मोन की खोज किया था। किसका? एब्सिसिक एसिड का। यह अन्य हार्मोन के विपरीत सभी परिवर्धन क्रियाओं का निरोध करता है, इसलिए इसे वृद्धि संबंधक भी कहते हैं। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि यह सूखे, जलाक्रांतियाँ आदि फल प्रतिकूल परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं। कौन? एब्सिसिक अम्ल। अब आगे आपका भारत का भूगोल, इसके बारे में जानेंगे। कहता कि भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच और 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में से बड़े 6 देश हैं। रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है और 8वां आपका अर्जेंटीना है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है 2011 की जनगणना के अनुसार। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में 8 बड़े देश हैं: चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश व रूस। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम में विस्तार है 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई 75,16.6 किलोमीटर, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अब आगे है आपका भारत के 7 पड़ोसी देश के साथ सीमाओं की लंबाई, जैसे कि बांग्लादेश के साथ है आपका सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ 4096, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। चीन के साथ भी 5 गो हैं: लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। पाकिस्तान के साथ भी 5 गो हैं: राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, पंजाब। नेपाल के साथ भी 5 गो हैं: उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल। म्यांमार के साथ 4 गो हैं: अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। भूटान के साथ 4 गो हैं: अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ 1 है, लद्दाख। कुल मिलाकर के आगे भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा बनाती है। भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा से लगभग संबंध है 7 देश: पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। पड़ोसी देशों से लगे सबसे लंबा संबंध राज्य, जैसे कि बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा है आपका पश्चिम बंगाल, नेपाल से उत्तर प्रदेश, म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, भूटान से असम, पाकिस्तान से राजस्थान और चीन से अरुणाचल प्रदेश। अब आगे कहता है कि भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश हैं, म्यांमार है और पाकिस्तान है। आगे है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या बृहद निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पहले इसको नाम पिग्मिलियन पॉइंट था या भूमध्य रेखा। पढ़ा क्या नहीं रे? पढ़ा क्या नहीं ले हैं? कोलाबा पॉइंट मुंबई अच्छे आगे है। पिग्मिलियन पॉइंट भूमध्य रेखा पर स्थित है। पहले इसका नाम पिग्मिलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा पर 876 किलोमीटर दूर है भूमध्य रेखा से। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है जो जम्मू कश्मीर में, पश्चिमी बिंदु सरकरी गुजरात में, पूर्वी बिंदु कीबुत है अरुणाचल प्रदेश में, कोलाबा पॉइंट मुंबई में है, और पॉइंट काली मेरे तमिलनाडु में एवं पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी में। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा जो 1914 में
शिमला में निर्धारित की गई थी। काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के बीच एक जल विभाजक बनाती है। 70 किलोमीटर लंबी यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है और धरती पर ध्रुवों को छोड़ करके दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसे तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। किसको? काराकोरम को। भारत एवं अफगानिस्तान के बीच ड्यूरंड रेखा है जो है 1896 में सर ड्यूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अभी यह रेखा जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है 15 अगस्त 1947 में सर रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया था। ठीक। अब आगे भारत और नेपाल के बीच काली नदी सीमा बनाती है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार को अलग करती है। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जलडमरू में ही राम सेतु स्थित है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा सबसे निकटतम पड़ोसी देश, समुद्री पड़ोसी देश है आपका इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार में स्थित है। अब आगे है आपका ध्वनि स्रोत से दूर किसी बिंदु पर, अभी हम पढ़ेंगे फिजिक्स। ध्वनि स्रोत से दूर किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता समान होती है। दूसरी ओर प्रबलता उस बिंदु पर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि प्रबलता व्यक्ति की कान की सुगमता पर निर्भर करती है। प्रतिध्वनि क्या है? इको क्या है? जब ध्वनि तरंग दूर स्थित किसी टावर से या पहाड़ से टकरा करके लौटती यानी कि परिवर्तित होती है तो इसे हम परावर्तित ध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह एवं श्रोता के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर या 16.6 मीटर होना चाहिए। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई देती है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अनुनाद क्या है? जब किसी वस्तु के कंपन की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है तब यह वस्तु बहुत अधिक आयाम से कंपन करने लगती है, जिसको इस घटना को हम अनुनाद कहते हैं। ध्वनि का व्यतिकरण क्या है? जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगें एक साथ किसी बिंदु पर पड़ती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को हम ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। यदि दोनों तरंग उस बिंदु पर एक ही कला में पहुंचती है तब उसको हम समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। यदि दोनों विपरीत कला में पहुँचते हैं तब उसको हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अब ध्वनि का विवर्तन क्या है? ध्वनि का तरंग दैर्घ्य 1 मीटर की कोटि का होता है। अतः जब इसी कोटि का कोई अवरोध ध्वनि के मार्ग में आता है तो ध्वनि अवरोध के किनारे से मुड़ करके आगे बढ़ जाती है। इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। डॉप्लर प्रभाव क्या है? जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच अपेक्षित गति होता है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग अलग सुनाई पड़ती है। इसको हम डॉप्लर प्रभाव कहते हैं। ठीक। आगे है आपका आगे मैक संख्या क्या है? किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल एवं उसी माध्यम में ताप एवं दाब की उन्हीं ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। यदि मैक संख्या 1 से अधिक हो तो पिंड की चाल पराध्वनिक यानी कि सुपरसोनिक कहलाती है। यदि मैक संख्या 5 से अधिक हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? अधिक हो तो ध्वनि की चाल को हम अति पराध्वनिक कहते हैं। ठीक। प्रघाती तरंग क्या है? जब पिंड की चाल पराध्वनिक होती है तो वह अपने पीछे माध्यम एक शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती है। इस विक्षोभ को हम प्रघाती तरंग कहते हैं। अब आगे आपका उष्मा यानी कि हीट क्या है? उष्मा वह ऊर्जा जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में केवल कालांतर या तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। किसी वस्तु में निहित उष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि कार्य W और उष्मा Q में बदला जाता है तो W/Q बराबर J, W बराबर JQ, जहाँ J एक नियतांक है जिसे उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। J का मान 4.186 जूल प्रति कैलोरी होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि 4.186 जूल प्रति कैलोरी जूल का यांत्रिक कार्य किए जाए तो उष्मा की मात्रा 1 कैलोरी हो जाएगी। आगे आपका उष्मा के मात्रक क्या है? यूनिट्स ऑफ हीट। कहता है कि उष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। इसके लिए निम्न मात्रकों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि कैलोरी। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री से बढ़ने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को हम कैलोरी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी क्या है? जल का ताप 14.5 से 15.5 डिग्री सी बढ़ने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को हम 1 कैलोरी कहते हैं। थर्मल मतलब ब्रिटिश थर्मल BTHU। 1 पाउंड जल का ताप 1 फ़ारेनहाइट बढ़ने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को हम 1 BTHU कहते हैं। ताप वह भौतिक कारक है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा निश्चित करता है।
अर्थात जिस कारण से ऊर्जा स्थानांतरण होती है उसे हम ताप कहते हैं ना। सेल्सियस पैमाना क्या है? इस पैमाना का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। इस पैमाने में हिमांक को 0 डिग्री व भाप बिंदु 100 डिग्री अंकित किया गया है तथा इसके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग का ताप 1 डिग्री सी होते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाना क्या है? इसका आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया था। इसका हिमांक बिंदु 32 फ़ारेनहाइट, भाप बिंदु 212 फ़ारेनहाइट होता है। इसके बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांटा जाता है। ठीक। रोमन पैमाना क्या है? इसका हिमांक बिंदु 0 फ़ारेनहाइट और भाप बिंदु 380 रोमन होता है। इसके बीच के भाग को 80 बराबर भागों में बांटा जाता है। केल्विन पैमाना क्या है? इसमें हिमांक बिंदु 273 केल्विन और भाप बिंदु 373 केल्विन होता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। अब कहता है कि चारों पैमानों से संबंध क्या है? C-0/100, F-32/180, R-0/80 और बराबर K-273/100। परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप सिद्धांतिक रूप से अधिकतम ताप का कोई सीमा नहीं होता है, परंतु निम्नलिखित ताप को सीमा है। किसी भी बिंदु वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सी से कम नहीं हो सकता है। इसे परम शून्य ताप कहते हैं। केल्विन पैमाने पर 0 केल्विन लिखते हैं, अर्थात 0 केल्विन बराबर -273.15 डिग्री सी ना, या बराबर 0 केल्विन। पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। केल्विन में व्यक्ति का ताप डिग्री में नहीं लिखा जाता है। पारा -39 डिग्री सी पर जमता है। इससे निम्न ताप ज्ञात करने के लिए अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल तापमापी -115 डिग्री सी पर जमता है। द्रव तापमापी क्या है? पारा तापमापी लगभग -30 डिग्री से जो है 350 डिग्री सी तक के ताप मापने के लिए प्रयुक्त होता है। पारा थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। गैस तापमापी, इस प्रकार के तापमापी में स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी 500 डिग्री सी तक के ताप को मापा जा सकता है। हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन लेने पर 1500 डिग्री सी तक के ताप को मापा जा सकता है। अब आ गया प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। इसके द्वारा -200 से 1200 डिग्री सी तक के ताप को मापते हैं। अब आगे यहाँ पर है कुछ। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर 252 कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल, या 1 किलो कैलोरी बराबर 4186 जूल, या 1000 कैलोरी। ठीक है ना।